एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भारी दबाव में हैं और उन्होंने आनन फानन में युद्ध थोप दिया बिना ये सोचे हुए कि इसका होना क्या है, क्योंकि ईरान अब मान चुका है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और है उसके अस्तित्व की लड़ाई। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया था, दावा किया था कि हमने परमाणु अड्डे ख़त्म कर दिए ईरान के। वो झूठा निकला। ट्रंप आदतन झूठे हैं। तो अफरा तफरी तो है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा और ईरान इस बात को जानता है कि दुनिया जब तड़पेगी तेल के लिए, एनर्जी क्राइसिस जब खड़ी होगी तो ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का आज 11वां दिन है और जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, छन छन कर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना उनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, लग रहा है ईरान गले में फंस गया है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि हमने 46 पनडुब्बी डुबा दी हैं ईरान के। ईरान ने कहा है कि मेरे पास 10 साल तक युद्ध करने के लिए संसाधन है, मिसाइल्स है। भारत में क्राइसिस हो रहा है, दुनिया भर में डीजल, पेट्रोल, ईंधन और गैस की क्राइसिस हो रहे हैं। मेरे साथ सीनियर पत्रकार नवीन कुमार जी हैं, आप सब जानते हैं, आर्टिकल 90 के संस्थापक हैं, संपादक हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? अमेरिका को अब तक गुमान था, कल एक प्रोफेसर ने कहा कि अमेरिका ने पिछले 50 साल में 4 करोड़ लोगों की हत्याएं की हैं। पहली बार अमेरिका युद्ध से निकलना चाहता है। ईरान कह रहा है कि शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। युद्ध से सब निकलना चाहते हैं शंभू। ट्रंप भी निकलना चाहते हैं और ईरान भी निकलना चाहता है और अरब देश तो हैं ही इसके खिलाफ। युद्ध से सब निकलना चाहते हैं। सवाल केवल इतना है कि पहले कौन निकलना चाहता है। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप निकलना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अब मान चुका है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और है उसके अस्तित्व की लड़ाई। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया था, दावा किया था कि हमने परमाणु अड्डे ख़त्म कर दिए ईरान के। वो झूठा निकला। ट्रंप आदतन झूठे हैं। जो पहली दफ़ा जो ईरान ने हमला किया है वो अरब देशों पर किया है, कतर पर किया है, बहरीन पर किया है, दुबई पर किया है, जॉर्डन है, उधर साइप्रस ने भी दावा किया। तो ये पहली दफ़ा हुआ। कई देशों के बारे में ईरान ने सफाई दी कि हमने नहीं किया हमला, फिर ये कहा कि यह जंग हम पर थोपी गई है, हम तो ये जंग चाहते ही नहीं थे, हम तो सिर्फ अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के भीतर ये चीज़, अब देखिए कि 3 दिन पहले जिस तरीके का सिस्टम मार गिराया ईरान ने, वो अमेरिका के पास केवल 7 है। थार्ड जो उनका वायु रक्षा प्रणाली है, जिस पर उसको बड़ा गुमान है। हाँ, तो और ये इस युद्ध में ईरान की बढ़त है। 33,000 कॉस्ट आता है, 33,000 करोड़ रुपए आता है एक थार्ड। तो इसमें अब अमेरिका के सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो इस युद्ध को, अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश की है ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ईरान लगातार हमसे बात करने के लिए तड़प रहा है, फिर उन्होंने कहा कि पुतिन से हमारी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि ईरान बात करना चाहता है। तो ये लगातार इशारेबाजी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कि हम बात करना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, शर्तें तय कीजिए। और तो मैं वही कहता, ईरान का आज बयान आया है IRGS प्रमुख का कि हमारे पास 10 साल लड़ने की क्षमता है, हम इस युद्ध को कंटिन्यू करेंगे। खत्म शुरू अमेरिका ने किया, अब खत्म हम करेंगे। उसने आज एक अल्टीमेटम दिया 10 देशों से, अमेरिकी सैनिक, अब खाड़ी देशों ने की भी आज एक बैठक हुई है। एर्दोगान, तुर्की के प्रमुख ने कहा है कि हम भाईचारा बनाए रखेंगे, हमने जो इराक के समय गलती की है वो गलती नहीं दोहराएंगे। मतलब खाड़ी देश अब नहीं जा रहे ईरान पर हमला करने। चीन का एक बड़ा बयान आया है। चीन ने कहा है कि अब अमेरिका तय नहीं करेगा कि दुनिया में क्या होगा। कैसे देख रहे हैं कि क्या इस लड़ाई ने पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदलने की शुरुआत तो कर ही दी है। चीन जो कह रहा है, हालांकि वो बिल्कुल से वैसे ही सही नहीं है, क्योंकि अभी भी डॉलर बाजार को नियंत्रित करता है। चीन लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि कुछ और मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मानक बने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
मूल सवाल ये नहीं है कि चीन क्या कह रहा है, मूल सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग के बीच जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, अभी आप ही ने कहा कि तेल को लेकर क्राइसिस शुरू हो गई है। भारत में अभी 4 दिन पहले सिलेंडर की कीमत एक मुश्त 60 रुपये बढ़ा दी गई। मुझे याद नहीं है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी इसके पहले कब हुई थी। 115 रुपये कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि जी अब आपको 21 दिन पर सिलेंडर बनेगा, 1 महीने का हो फिर 4 दिन में कहा कि 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। फिर आपने कहा कि नहीं, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो गया है, अब आप जो है कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर। तो अफरा तफरी है, और ये केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया के तमाम देशों में। पाकिस्तान में कोटा लग गया है पेट्रोल पर और डीजल पर। तो अफरा तफरी तो है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। और ईरान इस बात को जानता है कि दुनिया जब तड़पेगी तेल के लिए, एनर्जी क्राइसिस जब खड़ी होगी, तो ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता अगर अमेरिका में अभी भी वो ताकत नहीं है कि वो हॉर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा नहीं है, कर ले, जल डमरू मत पर अगर ऐसा नहीं, उसने ऐसा थोड़ी है कि उसने कोशिश नहीं की है कोशिश, वो कर नहीं पा रहा है। अब देखिए कि चीन से 2 शिप कुछ केमिकल लेकर निकले हैं ईरान के लिए। अब ये ईरान की गुस्ताखी है कि 6000 किलोमीटर की दूरी पर है, एक 7200 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो शिप है। मतलब अमेरिका चाहे तो उसको गिरा सकता है, उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन ईरान का आत्मविश्वास देखिए कि वो निकल पड़ा है कि हम जाएंगे अपने बंदरगाह। नहीं तो इसे ऐसे कैसे देख रहे हैं? हॉर्मुज स्ट्रीट से सिर्फ रूस का तेल और चीन का तेल निकल सकता है, बाकी आज उसने एक ऑफर दिया है कि जो देश तेल चाहता है या हॉर्मुज स्ट्रीट से क्रॉस करना चाहता है, वो अमेरिका दूतावास अपने देश से खाली करवाए। ये दबाव बनाने की रणनीति है ना। ईरान तो लगातार लंबे समय से ये कहता रहा है कि जो लोग संप्रभुता के हिमायती हैं उनको अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए। तो ये दबाव अब भारत में, आप भी मानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट में मांग उठी ना कि ईरान पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। सरकार भारी दबाव में है। आपको लगता था कि अब तक जो दबदबा था, अमेरिका हमेशा कहता था मैं वेनेजुएला में लोकतंत्र चाहता हूँ, गद्दाफी लीबिया में लोकतंत्र चाहता हूँ, इराक में, ये ढकोसला खत्म हो गया पूरी तरीके से। इटली के एक पत्रकार ने कहा कि अमेरिका बहुत लक्की है, जहाँ हमला करता है लोकतंत्र लाने के लिए वहाँ उसको तेल का कुआं मिल जाता है। देखिए, अब दुनिया झांसे में आने वाली नहीं है। आपने इराक को बर्बाद किया, आपने लीबिया को बर्बाद किया, आपने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, और हर जगह आपने यही कहा कि हम लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं। और हर जगह से, अगर जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके, ख़त्म करके, डिसऑर्गेनाइज करके आपने देश छोड़ दिया। और किसके हाथ में छोड़ दिया? तालिबान के हाथ में। मतलब जिसके खिलाफ आप लड़ने निकले थे, एक लंबे युद्ध के बाद सत्ता को उसी के हवाले करके निकल गए, और आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं। तो दुनिया अब इस खेल को समझ चुकी है। अमेरिका गलतफहमी में था, उसको लग रहा था कि ईरान के साथ हम युद्ध करेंगे, ईरान थोड़ा बहुत रिटेलिएट करेगा और उसके बाद बात आई गई हो जाएगी। 35% तेल और गैस उसके पास है। तो और ऐसा हुआ नहीं। और अमेरिका के लोग कह रहे थे, जो थिंक टैंक वहाँ के हैं कई, वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आप भूल कर रहे हैं, पहले ईरान की शक्ति का आप अंदाज़ा लगा लीजिए ठीक ठाक, आप फंस जाएंगे। और वही हुआ। अब ईरान के पास करो या मरो की स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप के पास वैसी स्थिति नहीं। और लोग तो कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भारी दबाव में है, और उन्होंने आनन फानन में युद्ध थोप दिया बिना ये सोचे हुए कि इसका होना क्या है, और उनको लगता था कि लंबे समय तक ये युद्ध नहीं चलेगा और इसकी चर्चा होती रहेगी, एप्स्टीन फाइल से हम बचे रहेंगे, और कुछ दिनों के बाद बात इंडिविजुअल गिरफ्तारी नहीं होगी। खाड़ी देशों को क्या लगता है? खाड़ी देश को अब लग गया है कि पेट्रोकेमिकल्स वाला जो तेल हमारा, कुआं हमारा, और डॉलर में बिजनेस करना पड़ता था। किसी खाड़ी देश ने पहले कहा था 5 दिन बाद हमला करेंगे, फिर 7 दिन बाद, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिका को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी पर युद्ध करने के लिए। हाँ, तो ये एक नया डेवलपमेंट है। और सबसे ज़्यादा अगर भरोसा टूटा, ईरान तो भरोसा करता नहीं था अमेरिका पर,
ईरान तो भरोसा नहीं करता था ना, भरोसा कौन करता था? एकमात्र देश था जो ईरान के साथ नहीं था। हाँ, तुर्की भी था ईरान के साथ, तुर्की भी था। तो अब जिन अरब, चीन और अमेरिका के भी अच्छे रिश्ते हैं, बिसाइज द ईरान दुनिया में अमेरिका के साथ सबके रिश्ते थे, सबके रिश्ते अच्छे। सिर्फ ईरान लड़ रहा था। तो अरब देशों को ये लगता था कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा, बड़े बड़े सैनिक अड्डे दे रखे थे अपने देश में। अब उनको ये लगता है कि ये फार्मूला काम नहीं करने वाला है। ईरान ने धो डाला। और सच बात यह है कि अरब देश चाहते थे कि ऐसा हो, ताकि उनको एक मौका मिले अमेरिका की गिरफ्त से बाहर निकलने का और एक बड़ी एकजुटता कायम हो सके। तो वहाँ ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। ये एक आगे से भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट के बहुत नज़दीक हैं, खाड़ी देशों के, हमारा निर्यात सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में हमारे लोग काम करते हैं। भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? भारत हमेशा से नेहरू की जो पॉलिसी थी, पंचशील की पॉलिसी थी, उस पर चलता रहा है और नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर रहा भारत। तो हम तो किसी के तरफदार नहीं रहे, हम हमेशा संप्रभुता के सम्मान में खड़े होने वाले देश रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही, पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल का दौरा किया उन्होंने, तो इससे फॉरेन पॉलिसी को बहुत गहरा झटका। ये लोग जो लॉजिक दे रहे थे कि इजराइल सुपर पावर है, तकनीकी रूप से मजबूत है, वो बड़ा तो इजराइल से हार गया, बुरी तरीके से टूटा है। और मुझे नहीं पता है कि भारत और इजराइल के अभी जो नरेंद्र मोदी गए थे, दोनों के बीच क्या रक्षा समझौते हुए हैं और क्या रक्षा समझौते होने वाले हैं। ये परसेप्शन तो अमेरिका और इजराइल मिलके चीन को, हम तो यही मानेंगे ना कि दोनों ने हरा पा रहा है। शंभू, परसेप्शन कौन बिल्ड करता है? मीडिया बिल्ड करता है। वो तो कहता था कि हम इजराइल और मीडिया का नियंत्रण किसके पास है? मीडिया का नियंत्रण अमेरिका के पूंजीपतियों के पास है। और अमेरिका के पूंजी जो सबसे बड़े, मीडिया का क्या लेना देना है? नहीं, भारत का मीडिया सत्ता से नियंत्रित होता है और सत्ता जो है वो अमेरिका से नियंत्रित हो रही है। अमेरिका जो है वो उन पूंजीपतियों से नियंत्रित हो रहा है जिनके मालिक यहूदी हैं, जो सीधे सीधे इजराइल का हित चाहते हैं। तो एक विशेष सर्किल है जिसमें नरेंद्र मोदी अगर कोई सचमुच में पढ़ा लिखा नेता होता भारत की सत्ता पर, जो इन चीज़ों की बारीकियों को समझ पाता, तो आज भारत की ऐसी बुरी हालत नहीं होती। नहीं, विदेश पढ़ा लिखा मतलब वो तो क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। नहीं, क्राइटेरिया हमारे प्रधानमंत्री हो सकता है, बहुत पढ़े लिखे नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री को काम नहीं करने देते ना, और विदेश मंत्री को समझ भी नहीं है। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने से मतलब तमीज़दार होने से, आपको फॉरेन पॉलिसी की जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर आप अपने अधिकारियों पर निर्भर रहेंगे, आप अपने सलाहकारों पर निर्भर रहेंगे, आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोई मोहल्ले की बात थोड़ी है। $500 बिलियन ये कैसे देख रहे हैं? जो दबाव बनाया अमेरिका ने ट्रेड डील का, 50% टैरिफ लगाया, हमारे लोग को हथकड़ी बांधा, 72 के युद्ध में वो पाकिस्तान के साथ था अमेरिका। अब क्या ये जो $500 बिलियन जो हमको निर्यात खरीदना है, हमको सब्जी भी लेना है, फल भी लेना है, ये जो थोपा गया, क्या इससे निकलने की कोशिश करेगा भारत? करना चाहिए और यही मौका है। अब तो ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन संसद में चर्चा की मांग हो रही है, संसद में घोषणा कर देना। लेकिन विदेश मंत्री के बाद से तो लगा, उन्होंने कहा कि अब ये भ्रम टूट गया, कोई सुपर पावर है। हाँ, लेकिन ये भ्रम टूट गया कहने से बात नहीं बनेगी ना। फ्लोर पर आकर ये कहना पड़ेगा, भाई अमेरिका ने तो सीधे कहा ना कि हम 30 दिन के तेल खरीद की अनुमति देते हैं, छूट देते हैं भारत को। तो फ्लोर पर ये कहना पड़ेगा ना, निंदा करनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट की। आप निंदा तो कहिए तो कि भारत एक स्वायत्त देश है। लेकिन ट्रम्प जिस तरह का बरबोलापन, वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 50 बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया। एक बार तो उन्होंने कह डाला, ट्रम्प ने कहा कि अब प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर मैं बर्बाद कर सकता हूँ। अब पता नहीं उनके पास क्या है और किस आधार पर वो कह रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन दुनिया तो इसको सुन रही है। और पहले मजबूरी हो सकती है, अब जो अमेरिका की हालत है, क्या उसके उस विश्व वाला जो छवि है सुपर पावर वाला, वो डेंट आपको लगता हुआ दिख रहा है? वो फिर से रिस्टोर कर लेगा बुरी तरीके से, और नज़दीकी समय में तो रिस्टोर करने की स्थिति में नहीं है अमेरिका। ये केवल सुपर पावर हथियारों का मामला नहीं है, ये वैश्विक विश्वास का मामला है, दुनिया का विश्वास। इस युद्ध का अंत कैसे देख रहे हैं? अभी तो हाल फिलहाल में इस युद्ध का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर? भारत में तो महंगाई बढ़ेगी। जिस तरीके से तेल और गैस और डीजल की हालत हो गई है, किल्लत होने लगी है, तो सबसे पहले तो महंगाई बढ़ेगी।
वही पाकिस्तान में कह दिया ना, 4 दिन ही दफ्तर आइए और बाकी के समय वर्क फ्रॉम होम करिए। डीजल पेट्रोल पर लोग कोटा। कुछ हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी जीत की कामना नहीं। कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब मुझे लगता है कि उनको अब अफसोस होता होगा पुराने समय पर। इस समय भी अगर वो इजराइल के साथ हैं और नेतन्याहू के साथ हैं तो ये शर्म की बात है। शुक्रिया सर। तो ये आज का अपडेट था, और मैं फिर कह रहा हूँ आपको इन सब बातों पर समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचिए, अमेरिका ने पहले भारतीयों को बाहर करना शुरू किया। खाड़ी देशों से हमारे वैश्विक रिश्ते रहे हैं हमेशा से। पिछले 25-30 सालों से हम सबसे बड़े खरीदार थे चीन के बाद तेल और रसोई गैस का ईरान से। क्या हम क्राइसिस में फंस जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि बातचीत पर आपकी राय क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं, हमें कमेंट करके भी बताएं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया शंभू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।